बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज हमारा मैथमेटिक्स का जो पोर्शन है एंटी टेस्ट का, उसका लेक्चर नंबर 38 होगा। लास्ट लेक्चर में हमने चैप्टर 3 जो है वो स्टार्ट किया था और तकरीबन उसका कुछ काम 40% के करीब कर लिया था हमने। आज कोशिश करते हैं कि उसका रिमेनिंग काम करके चैप्टर 3 को क्लोज़ किया जाए। तो लास्ट लेक्चर में मैंने आपको बेसिक रूल्स वगैरह सारे समझा दिए थे, डिफरेंशियल्स का यूज़ भी आपको सिखाया था और हमने कोशिश की थी कि जो इंटीग्रेशन है उसको स्टार्ट किया जाए। तो इंटीग्रेशन के जो 3 रूल्स थे, पावर, कोशेंट और प्रोडक्ट, जिसको हमने बाय पार्ट्स इंटीग्रेशन कहा था, वो डिस्कस हो चुके थे। आज हम कुछ एग्जांपल्स वगैरह करेंगे, कुछ क्वेश्चंस करेंगे ताकि इन रूल की जो एप्लीकेशन है वो आपको समझ आ सके। सबसे पहले तो हम बात करते हैं कि जो हमारे पास डिफ्रेंसीशन की जो हमने चैप्टर 2 पढ़ा हुआ है, डिफ्रेंसीशन के कुछ फार्मूलाज जो हैं जो हमने डायरेक्टली रिवर्स करना है वो हम पहले सीख लेते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, जैसे आप सारे जानते हैं कि 1 का अगर हम इंटीग्रल फाइंड करें तो ये x के इक्वल होता है। रीज़न बिहाइंड क्या है कि x का डेरिवेटिव क्या था, और 1 था आपके पास। फिर अगर हम बात करते हैं ट्रिग्नोमेट्री की, तो आप जानते हैं कि जो cos फंक्शन है, cos का इंटीग्रल sin x क्यों होता है? इसलिए होता है कि sin का डेरिवेटिव cos था। तो मैं कोशिश कर रहा हूँ कि जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस हैं उनकी हम रिवर्स फॉर्म आज सीखें और कुछ और चीज़ भी हम पढ़ेंगे। इसी तरह अगर मैं आपसे कहता हूँ कि मुझे sin का चाहिए इंटीग्रल, तो साइन का इंटीग्रल माइनस काज होगा, चूँकि माइनस काज का डेरिवेटिव प्लस साइन होता है। फिर इसके बाद अगर हम टेन काट वगैरह की बात करें तो टेन एक्स का जो इंटीग्रल है, डेरिवेटिव तो आप जानते होंगे सीकेंड स्क्वायर एक्स होता है, लेकिन हम इसका इंटीग्रल देखना चाह रहे हैं। तो इंटीग्रल फाइंड करने के लिए आप क्या करें, टेन को थोड़ा सिम्प्लीफाई करके लिखें साइन एक्स ओवर कॉज एक्स। अब आप देख सकते हैं कि अगर हम एक माइनस से मल्टीप्लाई डिवाइड कर लें तो नीचे फंक्शन है, ऊपर उसका क्या है, डेरिवेटिव है। तो क्वेश्चन रूल लगाएं इंटीग्रेशन का, तो लॉग ऑफ फंक्शन और प्लस क्या होगा c, तो माइनस नेचुरल लॉग ऑफ कॉज एक्स भी हो सकता है। और अगर हम इस माइनस को लॉग के रूल से ऊपर ले जाएं तो ये कॉज का इन्वर्स हो रहा है, मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स, जिसको हम 1 ओवर कॉज कहते हैं, और 1 ओवर कॉज जो है वो सीकेंड एक्स के बराबर भी हो सकता है। तो इसका मतलब है कि अगर आपसे टेन का इंटीग्रल पूछा जाए तो माइनस नेचुरल लॉग ऑफ कॉज एक्स भी लिख सकते हैं और नेचुरल लॉग ऑफ सीकेंड एक्स भी लिख सकते हैं। टेन के बाद बारी है कॉट की, तो कॉट एक्स को भी अगर हम थोड़ा सिंप्लीफाई कर लें, जैसे यूँ लिख लें इसको, कॉज ऑफ एक्स ओवर साइन ऑफ एक्स। तो अब देखें नीचे वाले का साइन का ऊपर क्या डेरिवेटिव है, कॉज, तो ये बनेगा नेचुरल लॉग ऑफ साइन ऑफ एक्स प्लस सी। ये लें जी। नाउ वी हैव 4 डिफरेंट रिवर्स रिलेशन, साइन काज का और टेन काट का हो चुका है। 2 फंक्शंस रह गए, सीकेंड और कोसेकेंड, उनका भी देख लेते हैं ताकि वो भी आपको क्लियर हो जाए आइडिया। अगर हम बात करते हैं सीकेंड की, तो बुक के अंदर आपका पेज नंबर 133 है सेकेंड ईयर के बुक में, और उसकी एग्जाम्पल नंबर 5 है। उसमें इसका छोटा सा प्रूफ लिखा हुआ, बड़ा आसान सा प्रूफ है। सीकेंड एक्स प्लस टेन एक्स से मल्टीप्लाई और डिवाइड करते हैं और इसका इंटीग्रल में मिल जाता है। लेकिन यहाँ चूँकि हमने फार्मूला बनाना है, फार्मूला MCQs के लिए तैयार करना है, तो बेहतर है कि इसको आप याद रख लें, बड़ा आसान सा काम है। ये होता है नेचुरल लॉग ऑफ सीकेंड एक्स प्लस टेन एक्स। और जिन स्टूडेंट्स ने कोर्स पढ़ा हुआ है उनको पता होगा कि बार बार यूज़ होता रहता है, तकरीबन 4-5 क्वेश्चन जिसमें यूज़ होगा, तो ये कुछ लोगों को याद भी होता है। बिल्कुल इसी तरह अगर हम कोसेकेंड की बात करें तो कोसेकेंड का हमारे पास इंटीग्रल होता है नेचुरल लॉग ऑफ कोसेकेंड एक्स माइनस कॉट एक्स प्लस सी। जिस तरह चैप्टर 2 में आपने पढ़ा था कि जो डेरिवेटिव्स होते हैं ट्रिग्नोमेट्री के, उनके अंदर फंक्शन और उसकी को रेशो में रिलेशनशिप होता है, इसी तरह इनके इंटीग्रल में रिलेशनशिप नज़र आ रहा है आपको। इन दोनों का जो साइन काज को रेशोज़ हैं, इनका इंटीग्रल रिजेंबल करता है। टेन और कॉट को रेशोज़ हैं, इनका इंटीग्रल रिजेंबल करता है, वो नेचुरल लॉग ऑफ कॉज है माइनस के साथ, ये नेचुरल लॉग ऑफ साइन है। और सीकेंड को सीकेंड एक्चुअली की को रेशोज़ हैं, तो नेचुरल लॉग ऑफ सीकेंड प्लस टेन को सीकेंड माइनस कॉट, इसका इनमें भी आपस में कुछ ना कुछ रिजेंबलेंस है। तो ये हो गए हमारे पास सिंपल जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस थे उनके इंटीग्रल्स।
डेरिवेटिव चैप्टर 2 में आप लोग पढ़ते हैं, यहाँ हमने पढ़ लिया इंटीग्रल। अब हम इनकी कुछ पावर्स को भी डिस्कस कर लेते हैं, फिर हम आगे चलते हैं। अच्छा, जब स्क्वायर जो इनकी पावर्स हैं उसकी तरफ आते हैं हम, तो सबसे पहले हम बात करते हैं साइन काज में से साइन की। अगर हम साइन स्क्वायर एक्स की बात करें, अभी आप लोगों ने जो पावर 1 है, काज की पावर 1, साइन की, फिर टेन, फिर उसके बाद कॉट और सीकेंड को सीकेंड की 1 पार्ट डिस्कस की। तो मैं कोशिश करता हूँ कि आपको कम से कम स्क्वायर और क्यूब तक समझा दूँ कि किस तरह इनके इंटीग्रल फाइंड करना है। कुछ क्वेश्चन ऐसे होंगे, जैसे देखें ये तो एक एक स्टेप में आपको आंसर मिल गया, ये भी इसमें थोड़े से आपको 2 स्टेप्स करने पड़े। तो अगर आप 30 to 40 सेकंड में ये काम कर लेते हैं तो उसका मतलब है आप एंटी टेस्ट के हवाले से आपकी स्पीड बेहतर है। तो शुरू करते हैं इसको। साइन स्क्वायर की अगर हम बात करें, साइन का जब भी स्क्वायर में आता है तो हमारे लिए स्क्वायर प्रॉब्लम क्रिएट करता है। इस प्रॉब्लम से बचने का तरीका ये होता है कि इस पर हाफ एंगल लगा के इसकी पावर को रिड्यूस कर दिया जाए। फर्स्ट ईयर में आप पढ़ते हैं कि हाफ एंगल फार्मूले के 2 पर्पज़ होते हैं। एक पर्पज़ ये होता है कि ये पावर को हाफ करता है, और दूसरा पर्पज़ इसका ये होता है कि ये एंगल को डबल करता है। तो यहाँ आ जाएगा 1 माइनस कॉस 2x डिवाइडेड बाई 2। अब 1/2 देखें ना, कांस्टेंट है यहाँ पे, पीछे क्या रह गया 1 का इंटीग्रल x हो जाएगा, और cos 2x का क्या होगा sin 2x, और 2x का 2 जो होगा वो हो जाएगा डिवाइड। तो ये आप देख सकते हैं कि हार्डली आपके 15 सेकंड लगते हैं अगर आपको हाफ एंगल फार्मूला पता हो। अब यहाँ कुछ लोग सोच रहे होंगे कि cos का साइन कैसे हो, तो ये देखें cos का इंटीग्रल साइन है, और आप ये जानते हैं सारे कि चूँकि इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन का रिवर्स प्रोसेस है, तो जो नंबर डिफरेंशिएशन में मल्टीप्लाई करते हैं वो इंटीग्रेशन में आप डिवाइड करते हैं। तो मुझे अगर cos x की बजाय cos 2x का इंटीग्रल फाइंड करना है, तो जैसे cos का साइन है ऐसे cos 2x का भी sin 2x ही होगा। फर्दर मोर जो 2x है उसका 2 हो जाएगा डिवाइड, और प्लस हम क्या लिख देंगे कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। तो अब हम आगे चलते हैं। साइन स्क्वायर ये हो गया, अब बारी आती है cos स्क्वायर की। अब cos स्क्वायर क्या है जी आपके पास 1 प्लस cos 2x डिवाइडेड बाई 2। अब देखें यहाँ पे क्या होना है, इस तरह उसका माइनस इसका प्लस होगा, बाकी सेम आंसर वही वाला आएगा, सिर्फ क्या होगा उसमें माइनस यहाँ प्लस, तो ये 1 का x हो जाएगा cos 2x का sin 2x डिवाइडेड बाई 2। तो ये हो गए इनके स्क्वायर्स के, साइन कास के स्क्वायर के बाद अगर हम टेन स्क्वायर की बात करें, तो टेन स्क्वायर हमारे लिए प्रॉब्लम नहीं कर रहा, हमारे लिए प्रॉब्लम करता है साइन और कास का स्क्वायर, तो हम हाफ एंगल लगा के स्क्वायर रिमूव कर देते हैं। देखें यहाँ पावर 2 थी, यहाँ कितनी होगी 1, यहाँ कितनी होगी 1, तो इसका मतलब है उसमें प्रॉब्लम कर रहा था, यहाँ प्रॉब्लम नहीं करेगा। और टेन का स्क्वायर हमें काम आएगा किस तरह कि हम इसको लिखेंगे आइडेंटिटी के अंदर, सीकेंड स्क्वायर x माइनस 1 में। अब हमें क्या एडवांटेज मिला, देखें सीकेंड स्क्वायर और 1 दोनों ऐसे हैं कि जो डायरेक्ट डेरिवेटिव बनते हैं। सीकेंड स्क्वायर डेरिवेटिव हुआ करता था टेन का, और 1 डेरिवेटिव हुआ करता था x का, तो ये दोनों रिवर्स कर लें। सीकेंड स्क्वायर का इंटीग्रल आ जाएगा टेन x, 1 का आ जाएगा x और प्लस c। सिमिलरली अगर हम कॉट की बात करते हैं, तो पहले मैं फिर बता रहा हूँ कि मैंने पहले आपको सिंगल पावर बताया 1 बार, अब हम स्क्वायर की तरफ आ रहे हैं। कॉट स्क्वायर को आप लिख सकते हैं को सीकेंड स्क्वायर x माइनस 1। कोसीकेंड स्क्वायर का भी अगर आप देखें तो कॉट का चैप्टर 2 के अंदर डायरेक्ट डेरिवेटिव माइनस कोसीकेंड स्क्वायर एक्स बना करता था। अब कोसीकेंड स्क्वायर एक्स का हो जाएगा माइनस कॉट एक्स, 1 का हो जाएगा एक्स और प्लस सी। एक चीज़ जो यहाँ ऑब्ज़र्व करना आप लोगों के लिए इंतहाई ज़रूरी है वो ये है कि आप जब भी किसी फंक्शन और उसकी को रेशो का इंटीग्रल फाइंड करेंगे आपको तकरीबन एक जैसा प्रोसीजर नज़र आएगा। साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर का मेथड हाफ एंगल के थ्रू सेम हुआ, टेन और कॉट स्क्वायर चूँकि एक दूसरे की को रेशोज़ हैं, साइन टेन की कॉट, कॉट की टेन, इनका मेथड भी तकरीबन सेम है, आइडेंटिटी के थ्रू है। अब जो आखिरी पैच रह गया वो किसका, सीकेंड और को सीकेंड के स्क्वायर का। अगर हम सीकेंड स्क्वायर एक्स की बात करें और को सीकेंड स्क्वायर एक्स की, तो ये दोनों एक दूसरे की को रेशोज़ हैं, तो डेफिनेटली को रेशोज़ होने की वजह से इनका मेथड भी क्या होगा, सेम होगा। और ये आप जानते हैं कि ये सीकेंड स्क्वायर टेन का डेरिवेटिव होता है, तो डायरेक्ट इसकी जगह इंटीग्रल रिवर्स करके टेन लिख दें। को सीकेंड स्क्वायर तो नहीं होता, कॉट का माइनस को सीकेंड स्क्वायर होता है, तो यहाँ आ जाएगा माइनस कॉट ऑफ एक्स, यहाँ भी आ जाएगा प्लस सी, यहाँ भी आ जाएगा प्लस सी। तो ये देखें इनका भी तकरीबन आपस में जो है वो रिजेंबल कर रहा है इंटीग्रल। लेकिन ये तो हो गया हमारा काम स्क्वायर तक। अब आपको मैं एक दो क्वेश्चंस क्यूब वाले भी करवा देता हूँ ताकि वो भी आपको आइडिया हो जाए।
और कोशिश करेंगे कि कम से कम जो पहले 4 हैं साइन कास टेन काट इनके क्यूब तक आपको बात समझा दी जाए। आगे बहुत रेयर होता है कि सेकंड को सेकंड का क्यूब पेपर में आए, लेकिन फिर भी आपको आइडिया मिल जाएगा कि आपने कैसे उसको अटैम्प्ट करना है। तो शुरू करते हैं क्यूब्स वाले। अगर आप लोग ये लिख चुके हैं तो मैं इसको अरेज करता हूँ और यहाँ हम देखते हैं कि क्यूब्स की जो डिस्कशन है वो किस तरह से आप लोगों के साथ की जा सकती है। सॉरी, क्यूब और स्क्वायर। सबसे पहले हम बात करते हैं, स्क्वायर तो हमारे पास हो चुके हैं सारे, क्यूब में हम बात करते हैं सबसे पहले साइन क्यूब ऑफ एक्स की। अब साइन क्यूब की हम बात करते हैं तो देखें आप लोगों ने जो सबसे ज़्यादा चीज़ आपके लिए प्रॉब्लम क्रिएट करती है वो इसकी पावर होती है। पावर से आप थोड़ी सी कंफ्यूज हो रहे होते हैं कि इस पावर को किस तरह हमने डील करना है। तो अगर तो आप लोगों को याद हो कि फर्स्ट ईयर के अंदर आप साइन क्यूब और काज क्यूब को रिड्यूस किया करते थे, इनकी पावर्स को रिड्यूस करके इसको आप लाया करते थे सिंगल पावर के अंदर। तो मैं आप लोगों को इसका एक सिंपल सा वे बताता हूँ। देखें, अगर आप लोगों के पास, आप लोगों को याद हो अगर ट्रिग्नोमेट्री का रिजल्ट, तो साइन 3x का एक फार्मूला हुआ करता था, साइन 3 थीटा कह लें आप, आपको थीटा के फॉर्म में फार्मूले याद होते हैं आमतौर पे। तो ये हुआ करता था 3 साइन थीटा -4 साइन क्यूब थीटा। अब अगर इस रिलेशनशिप को, ये साइन का ट्रिपल एंगल फार्मूला और ये आप लोगों को याद होते हैं, कोई इतना मुश्किल काम नहीं है। यहाँ से अगर हम साइन क्यूब की वैल्यू निकालना चाहें तो ये उस तरफ ले जाते हैं तो क्या हो जाएगा, साइन क्यूब थीटा वहाँ चला गया, 4 इसके साथ है और इसको इधर ले आए तो 3 साइन थीटा माइनस साइन 3 थीटा और वो जो 4 ये वाला है इसको यहाँ डिवाइड कर दें। तो इसका मतलब है कि साइन क्यूब थीटा को भी आप अगर चाहें तो पावर रिड्यूस करके 1 पावर तक ला सकते हैं। तो आप मुझे बताएं अगर ये फार्मूला आपको याद हो तो आपका काम देखें 5 से 7 सेकंड लगे हैं ये लिखने में, इतना ही टाइम वहाँ लिखने में लगेगा। तो साइन क्यूब की जगह मैं क्या लिख सकता हूँ, देखें नीचे आ जाएगा 4, यहाँ आ जाएगा 3 साइन x और माइनस साइन 3x। लें जी, हमारा जो प्रॉब्लम है वो सॉल्व हो गया। नीचे वाला 4 कांस्टेंट है तो 1/4 को आप बाहर लिख दें। अब 3 कांस्टेंट है तो साइन का इंटीग्रल होता है माइनस कॉस, आज ही आप लोगों को बताया मैंने, और साइन 3 का होगा माइनस कॉस 3x डिवाइडेड बाई 3 और प्लस क्या आ जाएगा c। बाकी इसको थोड़ा बहुत आप सिम्प्लीफाई कर लें जितना हो सकता है। तो ये एलसीएम लेके 3 बाहर ले आएंगे तो सिम्प्लीफिकेशन भी हो जाएगी। इसका मतलब है ये कोई इतना बड़ा काम नहीं था। 5 से 7 सेकंड या 10 सेकंड इसको लिखने में लगे और 5-7 सेकंड मैक्सिमम 10 सेकंड इसको लिखने में लगेंगे तो हार्डली सिम्प्लीफाई करके 25 से 30 सेकंड में आप इसका आंसर कर देंगे। तो इंटी टेस्ट में ये आपकी बहुत अच्छी स्पीड काउंट होती है कि अगर आप किसी क्वेश्चन को, किसी एमसीक्यू 30 सेकंड में अटैम्प्ट कर लें। वैसे आपके पास अगर हम बहुत कम टाइम भी करें तो 45 सेकंड के करीब टाइम होता है एक क्वेश्चन को अटैम्प्ट करने का, तो फिर भी आपके 15 सेकंड यहाँ पे बचते हैं। चलें जी, ये तो हो गया। जिस तरह मैंने साइन क्यूब का बताया आपको, मैंने आपसे कहा ना कि फंक्शन और उसकी को रेशो का मेथड तकरीबन सेम है, साइन काज का, टेन काट का, सेकंड को सेकंड का। अगर आपको साइन क्यूब का पता लग गया है तो फर्स्ट ईयर में आपने काज का भी एक ट्रिपल एंगल फार्मूला पढ़ा होता है, 4 काज क्यूब थीटा माइनस 3 काज थीटा। तो उसको लगा के आप काज क्यूब को भी बिल्कुल इसी तरह अटैम्प्ट कर सकते हैं। वो मैं लिख नहीं रहा ताकि हमारा टाइम वेस्ट ना हो। अब हम आते हैं इसके बाद साइन काज अगर कैसे हो गए तो काज मैंने आप पे छोड़ा है। अब हम टेन की तरफ आते हैं। अगर आपके पास कहीं आ जाता है टेन का क्यूब, टेन की 1 पावर भी डिस्कस हो चुकी है, टेन का स्क्वायर भी डिस्कस हो चुका है, अब टेन क्यूब की बारी है। टेन क्यूब आएगा तो इसको स्प्लिट कर देना है हमने 2 हिस्सों में। एक हम सिंपल कर लेंगे इसका tan x और एक हम कर लेंगे tan स्क्वायर x। और tan स्क्वायर जब भी आता है, ये लिखा है आपके सामने, आइडेंटिटी बनाना हमारे लिए सूटेबल होता है। तो ये सारा प्रोसेस देखें करने में कितना टाइम आपका लग रहा है। इसको आप लिख लेंगे सेकेंड स्क्वायर x माइनस 1। अब आप दोनों को ऑपरेट कर दें तो ये इस स्टेप के बाद हमें आंसर मिल जाएगा tan x इंटू सेकेंड स्क्वायर x और है फिर ये tan x। अब मुझे बताएं ज़रा, ये अभी आपने आज सीखा है कि tan का इंटीग्रल होता है log ऑफ सेकेंड x या माइनस नेचुरल log ऑफ cos x। और ये देखें ये फंक्शन है tan, इसकी पावर 1 है और साथ इसका डेरिवेटिव है, तो इस पर लगेगा क्वेश्चन रूल। तो आप ये सारा प्रोसीजर करके देख रहे हैं, 30 सेकंड भी लगे हमारे, 20 से 25 सेकंड में हमें आंसर मिल रहा है। क्या जी,
इसमें होगा जो हमारे पास पावर रूल है। पावर रूल क्या कहता है कि फंक्शन हो, पावर हो और साथ क्या उसका डेरिवेटिव। तो पावर में एक ऐड करते हैं, उसी से डिवाइड, और इसका बनेगा नेचुरल लॉग ऑफ सीकेंड एक्स और प्लस सी। अगर tan क्यूब समझ आ गया तो उम्मीद है कॉट क्यूब भी आप आसानी से इसी तरह करेंगे। कॉट क्यूब को भी ब्रेक करना है और एक कॉट को लिखना है कोसेकेंट स्क्वायर एक्स माइनस 1, और फिर सारा प्रोसीजर बिल्कुल ऐसे ही होगा। तो साइन मैंने करवाया, काज आप पे छोड़ा, tan मैंने करवाया, कॉट जो है वो आप पे छोड़ दिया मैंने। अब आखिरी जो सेट बच गया है वो भी देख लेते हैं। आखिरी हमारे पास बच जाती है बात साइन काज tan कॉट हो चुके हैं आप कोसेकेंट और सीकेंट की। तो सीकेंट की तरफ चलते हैं। अगर सीकेंट का क्यूब आ जाए फिर क्या करेंगे आप? तो सीकेंट का अगर क्यूब आया तो ये थोड़ा सा उनसे ज़्यादा टाइम लेगा आपका, लेकिन मैंने अगेन आपको बताया ना कि बाज़ दफ़ा ऐसा होता है कि इंटीग्रल्स के अंदर अगर हम किसी यूनिवर्सिटी की बात करें, जैसे नस्ट का अगर मैं हवाला दूँ आप लोगों को, तो सबसे ज़्यादा क्वेश्चन मैथमेटिक्स के नस्ट में होते हैं 80 क्वेश्चन, और उन 80 में से अगर आप 40 to 50 क्वेश्चन ऐसे अटैम्प्ट कर लें कि जिनमें आपने 25 से 30 सेकंड लगाए हों तो आपका अच्छा खासा टाइम बच जाता है। तो बाकी के जो तकरीबन 20, 25 या 30 क्वेश्चन नस्ट में होते हैं वो ऐसे होते हैं कि जिनको 3, 4 स्टेप्स करके सॉल्व करना पड़ता है। तो एंटी टेस्ट के अंदर एक ब्लेंड होता है क्वेश्चन का, यानी उसमें कुछ ऐसे क्वेश्चन हैं जो एट फर्स्ट साइट हो जाएंगे आपके, एक नज़र में देख इस तरह ये tan है, tan सीकेंट स्क्वायर का क्या बन गया tan। इस तरह की बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो एट फर्स्ट साइट आप एक अटैम्प्ट में वो क्लिक करके आपके माइंड में और आप उसको टिक कर लेते हैं। कुछ क्वेश्चंस को आपको 2 स्टेप करने पड़ जाते हैं, जैसे आपने पहले ये किया फिर ये आंसर मिल गया। कुछ के आपको 3 स्टेप्स करने पड़ जाते हैं। तो आप ये सारा माइंड में रखा करें। ज़्यादा क्वेश्चन इंशाल्लाह वही आपको मिलेंगे जो आपके विद इन अ क्लिक जो है वो हो जाएंगे आप लोगों से। लेकिन आपने 10 से 15 क्वेश्चन ऐसे भी माइंड में रखने हैं जिनके लिए आपको हो सकता है 4 to 5 स्टेप्स करने पड़ जाएँ। तो जो क्वेश्चन आप कम टाइम में अटैम्प्ट करते हैं वहाँ से जो आपका टाइम सेव होता है, जो टाइम बचता है, वो उन क्वेश्चंस पे लगाना होता है जिनके लिए आपको 4 से 5 स्टेप्स चाहिए होते हैं। क्योंकि एग्जामिनर ये आपको असेसमेंट करना चाह रहा होता है कि क्या आपको प्रॉपर मेथड भी आता है। तो कुछ 8-10 क्वेश्चन वैसे ज़रूर रखता है जिसमें प्रॉपर मेथड अप्लाई करना पड़े, कोई शॉर्ट ट्रिक कोई शॉर्टकट उनमें अप्लाई नहीं हो रहा होता। तो उसकी वजह क्या होती है, एग्जामिनर आपसे जो ओरिजिनल मेथड है, जो असल मेथड है, वो देखना चाह रहा था क्या आप उसके थ्रू भी करना जानते हैं या नहीं। तो ये आपकी असेसमेंट करनी होती है असल में। तो इसलिए सेकंड क्यूब की तरफ आते हैं। इसमें आपको ओरिजिनल मेथड जो है वो तकरीबन 3 से 4 या मैक्सिमम 5 स्टेप्स करने पड़ेंगे, लेकिन आपको पता होना चाहिए। तो सेकंड क्यूब की तरफ हम चलते हैं। सबसे पहला काम तो उसको ब्रेक करना पड़ेगा, सीकेंट एक्स इंटू सीकेंट स्क्वायर एक्स। अब देखें अभी तक आपने जो रिवीजन किया है इसमें कुछ आपके क्वेश्चन डायरेक्ट रिवर्स हुए, कुछ में लगा है क्वेश्चन रूल जैसे 10 वाला क्वेश्चन था, कुछ में लगा है पावर रूल जैसे ये था अभी आपके सामने। अब इसके अंदर आपको लगाना पड़ेगा बाय पार्ट्स। तो मैंने आपको आज स्टार्ट में ये बात बताई थी कि जो लास्ट लेक्चर हमारा 37 हुआ था उसमें मैंने आपको बेसिक रूल्स बताए थे, पावर, प्रोडक्ट और कोशेंट। आज हम उन रूल्स से रेलिवेंट क्वेश्चंस कर रहे हैं। तो ये क्वेश्चन आपको मिल गया जो बाय पार्ट्स इंटीग्रेशन से होना है। तो देख लें ये फर्स्ट फंक्शन है और ये सेकेंड। फर्स्ट सेकेंड का क्यों हम इसको कह रहे हैं, हम आई ले रूल यूज़ करते थे ना कि आई फॉर इन्वर्स फंक्शन, एल फॉर लॉग फंक्शन एंड सो ऑन। यहाँ पे दोनों सेम फंक्शन है, तो दोनों ट्रिग्नोमेट्रिक जब दोनों सेम आ जाएं तो फिर आप u उसको रखें जिसका डेरिवेटिव इजी हो और v उसको रखें जिसका इंटीग्रल इजी हो। तो सीकेंट स्क्वायर का इंटीग्रल इजी है, सीकेंट का इंटीग्रल मुश्किल है, ये ऊपर लिखा हुआ है। ये ज़रा लेंथी कर देगा आपके काम को, इसलिए बेहतर है कि आप सीकेंट स्क्वायर को v रखें। अब मैं देखें करता हूँ बाय पार्ट्स इंटीग्रेशन से करें तो क्या होगा, u एज इट इज़, u मीन सीकेंट x, इंटीग्रल ऑफ v कौन सा है, सीकेंट स्क्वायर। सीकेंट स्क्वायर का इंटीग्रल क्या होगा, tan, ये लिखा हुआ है, माइनस डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट सीकेंड है, सीकेंड का डेरिवेटिव क्या होगा, सीकेंड x tan x, और इंटीग्रल ऑफ सेकेंड जो है मैं इसलिए स्पीड से कर रहा हूँ क्योंकि एंटी टेस्ट में कभी भी आपने कोई प्रॉपर हेडिंग से देनी नहीं होती कि मैं बाय पार्ट से कर रहा हूँ या किस मेथड से कर रहा हूँ। जितना जल्दी अटैम्प्ट हो सकता है, जितना कम से कम लिखने का काम है वो किया करें, ज़्यादा काम उसमें लिखने वाला ना किया करें आप लोग। यहाँ तक मैंने पहुँचा दी। देखिए अब इसकी अगली स्टेज क्या बनती है, सीकेंड x tan x, और देखें ये क्या बन गया आपके पास, इसमें tan इंटू टेन tan स्क्वायर बनेगा, tan स्क्वायर साथ सीकेंड है। tan स्क्वायर अभी आपने ऊपर पढ़ा है कि tan स्क्वायर जब भी आता है आप उसको आइडेंटिटी में कन्वर्ट कर लेते हैं। तो ये जो tan स्क्वायर बनेंगे इसको मैं आइडेंटिटी में कन्वर्ट करूँगा। क्या आइडेंटिटी होती है, सीकेंड स्क्वायर x माइनस 1, और एक सीकेंड ये लिखा हुआ है पहले से। लेकिन जी 2 स्टेप हो गए हमारे। ये हमारा जो इंटीग्रल है इसके हमने कर लिए 2 स्टेप्स। एक स्टेप ये वाला हो गया और एक, जितना भी स्पीड हो सकती है उतना स्पीड से आपने इसको करना है। आगे चलते हैं, इसका नेक्स्ट स्टेप देखें क्या होगा हमारे पास। नेक्स्ट स्टेप के लिए मैं ये करता हूँ
कि इस सीकेंड को इससे मल्टीप्लाई करता हूँ, देखें क्या बनना है। अब आप अपना टाइम भी साथ साथ नोट करते जाएं। इसमें तकरीबन आपके, मैं तो आपको समझा भी रहा हूँ साथ साथ, जब आप ख़ुद करेंगे तो आपका मैक्सिमम 40 सेकंड का टाइम लगना है इसमें। ये इधर मल्टीप्लाई कर दें तो एक बनेगा सीकेंड क्यूब एक्स, और माइनस माइनस प्लस करें तो एक बनेगा सिंपल सीकेंड एक्स। अब इस तरफ भी देखें क्या लिखा हुआ है, जो क्वेश्चन था हमारा वो भी तो इसी के इक्वल था ना, सीकेंड। तो सीकेंड क्यूब किसके इक्वल है, जो हमारा इंटीग्रल है आई उसके इक्वल है। तो ये हमारा दोबारा फंक्शन बन गया आई। इधर भी पहले से आई लिखा हुआ है, ये वाला आई उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, आई फॉर इंटीग्रल। ठीक है, इंटीग्रल को आमतौर पे आई से डिनोट करते हैं। तो 2i हो गया। इधर आपके पास जो बच गया वो क्या है, देखें सीकेंड एक्स tan x, और ये तो शिफ्ट हो गया जो कि आई इक्वल था। सीकेंड का इंटीग्रल आज ही हमने पढ़ा है, क्या होता है, नेचुरल लॉग ऑफ सीकेंड x प्लस tan x प्लस c। और बस लास्ट स्टेप इसका क्या होगा, ये वाला 2 इधर ला के डिवाइड करते हैं। पेपर में जिस स्टूडेंट ने यहाँ तक भी कर लिया, अंडरस्टूड बात है, वो जानता है कि ये 2 यहाँ आएगा तो वो वाला ऑप्शन सेलेक्ट करे जिसमें 2 डिवाइड हो रहा है। अब ये ज़रूरी नहीं होगा कि मैं इसको 2 डिवाइड करके आंसर प्रॉपर करके लिखूँ। तो देखें 1, 2 और 3 4 स्टेप्स हुए हैं और हमें इसका आंसर मिल गया। तो हर स्टेप पे 10 सेकंड भी लगाएं, जो कि नहीं लगते, लेकिन अगर 10 भी लगाएं तो तब भी आपका 40 सेकंड का टाइम लगेगा। मैंने आपको समझाने में, लॉजिक बताने में टाइम लगाया है, तो आप अगर ख़ुद करेंगे तो जल्दी हो जाएगा आप लोगों से। तो बहरहाल लास्ट स्टेप क्या हुआ जी, 2 यहाँ ला के डिवाइड किया हमने, तो 2 दोनों से हो जाएगा डिवाइड सेकेंड एक्स tan x और नेचुरल लॉग ऑफ सेकेंड एक्स tan x, और आखिर में c ऐड कर दें, c से 2 डिवाइड हो जाना, कोई फर्क नहीं पड़ता। i क्या था, i हमारा इंटीग्रल था, और इंटीग्रल क्या था, सेकेंड क्यूब x dx। तो इस तरह बाद दफ़ा अगर 3-4 स्टेप करने पड़ भी जाएँ तो हम ऐसे कर सकते हैं। लेकिन जिस तरह मैंने सेकेंड क्यूब का बताया है, इस तरह आपको सेकेंड क्यूब भी कर सकते हैं। तो अभी तक जो मैंने आज के लेक्चर में आपको चीज़ें कराई हैं वो ज़रा नोट कर लें। सबसे पहले हमने साइन काज टेन कार्ड की 1 पावर देखी, फिर स्क्वायर देखा और फिर क्यूब देखा। मैक्सिमम क्यूब तक ही आपके पेपर में क्वेश्चन आते हैं, इससे बड़ी पावर का आने का चांस कम होता है। अगर आ भी जाए तो साइन काज का ही आ सकता है, तो या किसी और का भी टेन कार्ड वगैरह का। तो पावर को रिड्यूस करने के लिए आपको हाफ एंगल फार्मूला आपके पास है, डबल एंगल आपके पास है, वो यूटिलाइज़ करके जिस तरह ये मैंने एक्सपेरिमेंट किया, आप इसके थ्रू उसका भी विजन ले सकते हैं। यहाँ तक करने के बाद अब हम चलते हैं ज़रा कुछ और फंक्शंस के ऊपर। जिस तरह अभी साइन काज टेन तो आपने कर लिए, इसी तरह हम देखते हैं कि जो लॉगरिथमिक फंक्शन है, लॉग फंक्शन या एक्सपोनेंशियल हैं, अगर उनके इंटीग्रल आए तो आप उनको कैसे करेंगे, और फिर वो आइडिया लेने के बाद हम इन्वर्स फंक्शंस की तरफ आएंगे, और फिर इसको हम लेके जाएंगे हम आगे बाय पार्ट्स या जो कुछ और रूल्स हैं उनकी तरफ। अच्छा, जैसा कि मैंने आपको बताया कि हम जो आज काम कर रहे हैं वो पावर रूल, क्वोशंट रूल और प्रोडक्ट रूल, जिसको हम बाय पार्ट्स इंटीग्रेशन कहते हैं, उनकी एप्लीकेशंस देख रहे हैं कि MCQs के लिए कैसे क्वेश्चन उसकी बेस पे अटैम्प्ट होंगे। तो मैंने अभी आपको साइन काज वगैरह के बारे में बताया, ट्रिग्नोमेट्री की पावर्स डिस्कस की हमने। अब हम बात करते हैं लॉग की, एक्सपोनेंशियल वगैरह की। तो लॉग x का अगर आपने इंटीग्रल बनाना है, डेरिवेटिव तो आप सारे जानते हैं 1/x होता है डेरिवेटिव इसका, लेकिन इसका इंटीग्रल देखते हैं कैसे फाइंड करना है। इंटीग्रल फाइंड करने के लिए अगर इसको हम बाय पार्ट से करें तो ये आसानी से हो जाएगा। इसमें एक फंक्शन को आपको रखना पड़ेगा u और एक को v। तो एक ही फंक्शन लॉग नज़र आ रहा है, जब सेकंड फंक्शन अवेलेबल ना हो तो आपको याद होगा कि हम फिर 1 को एज्यूम कर लेते हैं। 1 जो है ये एक समझ लें कि 0 डिग्री वाली पोलिनोमियल है, चूँकि इसको x पावर 0 लिख सकते हैं। तो यही समझ लें कि ये अलजेब्रिक फंक्शन है और ये लॉगरिथमिक है। तो आइलेट रूल में अगर आप देखें, जो लास्ट लेक्चर में आपको मैंने बताया था कि अगर आपके पास लॉग और अलजेब्रिक इकट्ठे आएँ तो पहले लॉग आता है, बाद में अलजेब्रिक आता है। इसका मतलब लॉग को u रखना पड़ेगा और अलजेब्रिक को क्या रखना पड़ेगा, v रखना पड़ेगा। तो ये मैंने आपको लास्ट लेक्चर में एग्जांपल करवाई भी थी, अगर आपको याद हो तो दोबारा कर लेते हैं। क्या होगा जी, u एज इट इज़, इंटीग्रल ऑफ v, 1 का इंटीग्रल क्या होगा, x माइनस डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट मीन लॉग, लॉग का डेरिवेटिव 1/x और इंटीग्रल ऑफ सेकंड। तो ये आसानी से कट गया, तो इधर क्या बचा, x log x, और 1 का इंटीग्रल क्या होता है, x और प्लस c। ये इसका आंसर आ गया हमारे पास। तो ये भी अगेन log x का आपको मिल गया इंटीग्रल। अब इसके साथ साथ अगर हम बात करते हैं एक्सपोनेंशियल की, जैसे मैं कहता हूँ कि मैंने इंटीग्रेट करना है e पावर x को, तो e पावर x एक ऐसा फंक्शन है जिसका डेरिवेटिव भी x होता है, तो फिर डेफिनेटली इसका इंटीग्रल भी क्या होगा, e रेज़ टू पावर x। लेकिन अगर हमें कहता है कि जी e पावर 3x है, तो वो होगा तो पहली बार e पावर 3x ही,
अब ये जो 3x है, इसका जो 3x का 3 डेरिवेटिव है वो डेरिवेटिव होता तो मैं आगे मल्टीप्लाई करता, चूँकि ये इंटीग्रल है तो जो फर्दर 3x का 3 आएगा वो यहाँ पे हो जाएगा डिवाइड। तो ये यूँ हो जाना है e पावर 3x डिवाइडेड बाई 3। अब कोई भी पावर आए तो उसको आसानी से आप कर सकते। इसी तरह अगर मैं कहता हूँ ax है तो ax का डेरिवेटिव आप लोगों को याद होगा, ax log ऑफ a मल्टीप्लाई हुआ करता था। यहाँ पे इंटीग्रल है तो ax उसी तरह रहेगा, log ऑफ a मल्टीप्लाई होने के बजाय डिवाइड होगा और प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। हर एक में ये लिख दिया करें c जो है। तो इस तरह से करके हमने एक्सपोनेंशियल फंक्शंस, लॉग फंक्शंस वगैरह को भी इंटीग्रल में देखा कि ये किस तरह फाइंड होंगे हमारे पास। अच्छा जी, अब ये अगर आप लोगों को क्लियर है, अब मैं इन्वर्स की एक लिस्ट आप लोगों के सामने बनाता हूँ, देखता हूँ कि इन्वर्स में क्या चेंज आता है और उस चेंज के बाद फिर हम आगे चलेंगे और कुछ और रूल्स हम पढ़ेंगे, तो देख लेते हैं। अच्छा, जब हम बात करते हैं इन्वर्स फंक्शंस की, सबसे पहले बात की जाती है साइन और कॉस के इन्वर्स की। जिस तरह फंक्शन और उसकी कोर रेशो का मेथड सेम है, इसी तरह इन्वर्स में भी वही रूल अप्लाई होगा। तो मैं आपको रिकॉल करवा दूं, जैसे आप जानते हैं कि अगर हम साइन इन्वर्स ऑफ x इसके डेरिवेटिव की बात करें तो ये हुआ करता था 1/√1 माइनस एक्स स्क्वेयर। तो डेफिनेटली जब इसको मैं रिवर्स करूँगा तो मुझे अगर फाइंड करना है, मैं लिस्ट पूरी बनाता हूँ, मुझे अगर फाइंड करना है 1/√1 माइनस एक्स स्क्वेयर का इंटीग्रल, तो मुझे पता होना चाहिए कि ये साइन इन्वर्स का डेरिवेटिव है, तो इसका इंटीग्रल आएगा साइन इन्वर्स ऑफ x प्लस सी। अब अगर साइन इन्वर्स का ऐसा है तो आप समझ गए होंगे कॉस इन्वर्स का भी ऐसे ही हुआ करता था। कॉस इन्वर्स में सिर्फ यहाँ माइनस लिखा होता था, तो अगर यहाँ माइनस आएगा तो ये किसका बन जाएगा, कॉस इन्वर्स का। तो फंक्शन और उसकी कोर रेशो के मेथड सेम है, तो मैं एक एक कराऊंगा। साइन कार्ड में से साइन कर लेते हैं, टेन कार्ड में से टेन कर लेते हैं, और कोसेकेंट कार्ड में से कोसेकेंट और सीकेंट में से हम सीकेंट वगैरह कर लेंगे। ये हो गया। अब अगर इसकी जगह पे, ये ज़रूरी नहीं कि हर बार यहाँ 1 ही लिखा हुआ है, समटाइम यहाँ कोई कांस्टेंट लिखा हुआ था, जैसे यूँ लिखा हुआ आ गया 1/√a² माइनस एक्स स्क्वेयर, तो इसका फिर इंटीग्रल पे क्या इफेक्ट पड़ेगा, होगा तो वो साइन इन्वर्स ही, लेकिन ये जो a होगा ये यहाँ पे फर्दर डिवाइड हो जाएगा और प्लस क्या आ जाएगा, c। तो ये बेसिक रूल, ये थोड़ी सी उसकी एडवांस फॉर्म। अब मैं कॉस का आप पे छोड़ रहा हूँ, वो खुद कर लेंगे आप। अब हम ज़रा टेन और कॉट की तरफ आते हैं। टेन एक्स का डेरिवेटिव हुआ करता था 1/1 प्लस एक्स स्क्वेयर, ये आप लोगों को याद होगा, और ये मैं यहाँ टाइम वेस्ट नहीं करता लिखने में। ये हुआ करता था टेन का डेरिवेटिव। तो अब ये इंटीग्रल जब होगा तो ये किसका फिर बन गया, टेन इनवर्स ऑफ एक्स प्लस सी। और अगर थोड़ा सा एडवांस फॉर्म आइए, एडवांस फॉर्म का मतलब है कि लाजमी नहीं हर बार 1 लिखा हुआ है, जैसे a लिखा हुआ आ गया, तो a लिखा हुआ आया तो ये होगा 1/a टेन इनवर्स ऑफ x ओवर a और प्लस c। वहाँ a सिर्फ डिवाइड होता है, क्योंकि वहाँ स्क्वायर रूट है, यहाँ स्क्वायर रूट से बाहर 2 a आते हैं, एक बच जाता है और एक कट जाता है। अब अगर ये टेन का हुआ तो कॉट का उम्मीद आप खुद समझ जाएंगे। अब तीसरा मैं बनाता हूँ सीकेंड को, सीकेंड में से किसी का। अब आप देखिए सीकेंड का डेरिवेटिव हुआ करता था 1/x इंटू √x² माइनस 1। तो यहाँ फिर इसका मतलब है इसका इंटीग्रल क्या होगा, सीकेंड इनवर्स ऑफ x। और अगर इसकी एडवांस फॉर्म थोड़ी सी आ गई पेपर में, तो एडवांसमेंट क्या हो सकती है, देखें कि यूँ लिखा हुआ आ जाए 1/x इंटू √x² माइनस a²। तो फिर इसका क्या होगा, वही सेम स्ट्रक्चर जो इसका था, 1/a सीकेंड इनवर्स ऑफ x ओवर a प्लस c। अब को सीकेंड का आप खुद इसी बेस पे कर सकते हैं, उसमें नेगेटिव वगैरह का फ़र्क आएगा, बाकी सारे के सारा इस तरह से है। तो ये ना जी ट्रिग्नोमेट्री, उसकी इनवर्स फॉर्म और लॉग, एक्सपोनेंशियल वगैरह ये मैंने आपको बता दिए। इसके बाद हाइपरबोलिक फंक्शंस जो हैं उनके भी इंटीग्रल स्ट्रेट अवे आप रिवर्स कर सकते हैं, लेकिन हाइपरबोलिक फंक्शंस की जो इंटीग्रेशन है उसका कोई भी क्वेश्चन आपके कोर्स में नहीं है, लेकिन अगर आए तो आप ई की फॉर्म में कन्वर्ट करके वो भी इंटीग्रेट कर सकते हैं। जैसे अगर आप जानते हैं कि साइन हाइपरबोलिक एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है, कॉस हाइपरबोलिक एक्स, तो अगर कॉस का इंटीग्रल आया तो आप साइन लिख देंगे, या आप साइन हाइपरबोलिक एक्स को ई की फॉर्म में कन्वर्ट करें तो ई एक्स माइनस ई पावर माइनस एस ओवर 2 करके उसको इंटीग्रेट किया जा सकता है। तो हाइपरबोलिक फंक्शन अगर कोई पेपर में आते हैं और आप उनको इंटीग्रेट नहीं कर पाते, तो आप उसकी जो एक्सपोनेंशियल फॉर्म है, जो चैप्टर 1 में आप लोग पढ़ते होते हैं कि हाइपरबोलिक को आप इनवर्स लिख सकते हैं एक्सपोनेंशियल फॉर्म में, उस आइडिया को यूज़ करके उसको सॉल्व कर सकते हैं। मैं एक सिर्फ आपको एग्जांपल करवा देता हूँ इस आइडिया जो मैंने अभी बताया इसको एक्सप्लेन करने के लिए। जैसे फॉर एग्जांपल अगर आपसे कहीं आता है पेपर में कि वो आपसे टेन हाइपरबोलिक की इंटीग्रेशन पूछ लेता है, तो ये देखें, तो हाइपरबोलिक वाले फंक्शन चूँकि वो एक्सपोनेंशियल के साथ लिंक है,
इसलिए हमारे लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है अगर मुझे tan हाइपरबोलिक x इंटीग्रेट करना है। आल दो आपके कोर्स में कहीं इसकी इंटीग्रेशन नहीं है, लेकिन अगर आ जाए तो आप ई में कन्वर्ट कर लें। इसकी ई वाली फॉर्म क्या होती है, ई एक्स माइनस ई माइनस एक्स। चैप्टर 1 में आप लोग ये पढ़ते होते हैं। अब आप अगर ऑब्जर्व करें तो इस पर क्वेश्चन रूल लग रहा है। नीचे वाले के ऊपर डेरिवेटिव है ई एक्स का ई एक्स, ई माइनस एक्स का ई माइनस एक्स और माइनस एक्स का -1। तो हम इसको लिख सकते हैं क्वेश्चन रूल से नेचुरल लॉग ऑफ फंक्शन। फंक्शन कौन सा है, नीचे वाला, प्लस सी। तो ये उतना मुश्किल काम नहीं है, सारे के सारे हाइपरबोलिक फंक्शंस आसानी से ई की फॉर्म में कन्वर्टेबल हैं, तो उसकी बेस पे आप कर सकते हैं इनको। लेकिन आल दो आपके कोर्स में ये नहीं है। अगर कभी आया तो जो चांस हो सकता है वो साइन काज या tan कार्ड का हो सकता है, इससे आगे कभी नहीं आया ना, अब पहले है और ना अब आने का कोई चांस इसमें है। लेकिन जी ये भी हो गया क्लियर आप लोगों को। अब हम कुछ पर्टिकुलर रूल्स पढ़ते हैं जो हम बाय पार्ट्स इंटीग्रेशन की हेल्प से बनाते हैं। उनको हम नाम देते हैं रूल्स रिलेटेड टू ई रेज टू पावर एक्स। तो लिख लेते हैं उसकी हेडिंग, रूल्स रिलेटेड टू ई पावर एक्स। ये जो ई रेज टू पावर एक्स है, इसके साथ कुछ रूल्स पर्टिकुलरली रिलेट करते हैं। वो असल में बाय पार्ट्स इंटीग्रेशन के रिजल्ट्स हैं, लेकिन चूँकि हमने MCQs करने थे उनको डायरेक्ट यूज़ करना सीखना है हमने। सबसे पहला रिज़ल्ट तो ये है, रूल ये कह लें कि अगर कहीं इंटीग्रेशन आपको नज़र आए, ई एक्स लिखा हो और इसके साथ ब्रैकेट में फंक्शन और फंक्शन का डेरिवेटिव दोनों लिखे हों, तो फिर आपने इसको अगर इंटीग्रेट करना हुआ तो ये एक स्टेप में बग़ैर सॉल्व किए इसका आंसर लिख लेंगे आप। क्योंकि हम बात एंटीडस की जब भी करते हैं तो हम हमेशा उसका कोई शॉर्टकट मेथड निकालते हैं। तो शॉर्टकट मेथड क्या है, ई एक्स एफ ऑफ एक्स प्लस सी लिखें, आपको मसला आपका हल हो जाएगा। मैं इसकी एग्जांपल देता हूँ आपको। जैसे कभी मुझे कहा जाए कि जी ई एक्स को इंटीग्रेट करना है, ई एक्स के साथ लिखा है ब्रैकेट में log x प्लस 1/x, और मुझे कहा जाए कि इसका क्या इंटीग्रल होगा, तो मैंने देख लिया है कि ई एक्स के साथ फंक्शन भी है और उसका डेरिवेटिव भी है। तो आंसर क्या होगा, ई रेज टू पावर एक्स एफ ऑफ एक्स प्लस सी। ये इसकी एग्जांपल होगी। दूसरा इसी का थोड़ा सा एडवांस केस है, जिसमें हम कहते हैं ई की पावर में सिर्फ x ना हो, कुछ और भी लिखा हो, ए एक्स, कोई नंबर आ गया जैसे 2x 3x -2x कुछ भी। तो फिर अगर इसके साथ फंक्शन हुआ तो वो a जो पावर में लिखा होगा वो a फंक्शन के साथ भी नज़र आना चाहिए आपको। देखें ये लिखा है वो ये, तो फिर इसका इंटीग्रल होगा आपके पास ई रेज़ टू पावर ax एफ ऑफ एक्स और प्लस सी। ठीक हो गया जी। अब अगर यहाँ 2x है तो 2 आएगा, 3x तो 3 आएगा, 4x है तो फिर 4 आ जाएगा साथ। यहाँ पे इसकी एग्जांपल भी देख लेते हैं। मुझे अगर कहा जाए कि जी ई पावर 2x है और ब्रैकेट में लिखा हुआ है 2 sin x और प्लस cos x, तो मुझे ये बात पता लग रही है यहाँ से देख के कि वो जो 2 है वो असल में a का रोल प्ले कर रहा है। तो देखें ई पावर 2x, ये 2 sin और साथ क्या हो गया cos, तो आप आंसर क्या आएगा, ई पावर ax यानी ई पावर 2x और फंक्शन कौन सा है, sin x और प्लस सी। दो रूल्स हो गए हमारे पास भी। अब हम आते हैं थर्ड रूल की तरफ, और थर्ड रूल हमारे पास जो है वो है तो ई वाला ही, लेकिन इससे थोड़ा सा जो है वो मुख्तलिफ है। और वो क्या है हमारे पास देख लेते हैं। वो इस तरह से है कि अगर आपके पास ई की पावर में फंक्शन हो और साथ उस फंक्शन का डेरिवेटिव हो, तो जो इसका आंसर आएगा वो सिर्फ ई पावर एफ ऑफ एक्स प्लस सी आ जाएगा। इसकी एक एग्जांपल देखते हैं। एग्जांपल आप यूँ देखें कि जैसे मैं कहता हूँ कि ई की पावर में लिखा हुआ है लेट से sin x और साथ लिखा हुआ है cos x, तो आपका आंसर क्या होगा, ई पावर एफ ऑफ एक्स यानी sin x प्लस सी। और बहुत सारी एग्जांपल्स होती है जिसमें ई की पावर में फंक्शन लिखा और साथ क्या लिखा हो उसका डेरिवेटिव। एक एग्जांपल आपको मैं और दे देता हूँ ताकि ये बात पूरी तरह क्लियर हो जाए। मैं अगर कहता हूँ कि ई की पावर में लिखा हुआ है x³ और साथ लिखा हुआ है x², तो देखने में लगता है जैसे ये क्वेश्चन बाय पार्ट्स इंटीग्रेशन का है, लेकिन ये भी एक स्टेप में हो जाएगा। x³ का डेरिवेटिव होता है 3x², तो 3 मिसिंग है, तो कोई इशू नहीं। आप क्या लिखें, उसी के मुताबिक ई पावर एफ एक्स लिखें। वो जो 3 मिसिंग था समझ लें, उससे आपने मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दिया। मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ आ जाएगा यूँ, ये आ गया मल्टीप्लिकेशन का और ये डिवीजन का, तो आप डेरिवेटिव पूरा हो गया, तो ई पावर एक्स बाई 3 प्लस सी इसका आंसर आ जाएगा आपके पास। तो ये कुछ पर्टिकुलर रूल्स थे जो रिलेट करते थे ई एक्स के साथ। अब हम आगे चलते हैं जी। इंटीग्रेशन जो इनडेफिनेट थी, हमने कोशिश किया है कि उसको किसी हद तक
हम MCQs के लिए स्टडी कर लें। अभी काम अगर कुछ थोड़ा बहुत इसमें रह भी गया तो वो जूम वाली लाइव क्लास में डिस्कस हो जाएगा। अगर कोई इशू आपको आता है, कोई क्वेश्चन आपके माइंड में आता है, तो आप जूम वाली लाइव क्लास में डिस्कस कर सकते हैं। अब हम इसका जो नेक्स्ट पोर्शन होगा जिसमें हमने पढ़ना है, इनडेफिनेट की जगह डेफिनेट इंटीग्रल हमने पढ़ना है और उसकी कुछ प्रॉपर्टीज़ होंगी, फिर एरिया निकालना सीखेंगे, फिर डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करना सीखेंगे हम। तो वो इंशाल्लाह हम करेंगे नेक्स्ट क्लास में। मैं ज़रा आज तक के लेक्चर को वाइंड अप करता हूँ और कुछ आपको बातें एक बार फिर शॉर्ट सी रिवीजन के लिए बताता हूँ। उसमें आप पहली बात याद रखें, जब भी इंटीग्रेशन का क्वेश्चन आपके एंट्री में आता है तो ये 90% चांस होता है कि वो किसी बेसिक रूल का क्वेश्चन हो। बेसिक रूल हमें किसे कहते हैं? बेसिक रूल हम कहते हैं पावर रूल, कोशेंट रूल और रिवर्स रूल को। रिवर्स रूल क्या होता है कि कहीं फंक्शन लिखा हुआ है तो आपको एक्स्ट्रा एफर्ट नहीं पुट करनी पड़ती उसको सॉल्व करने के लिए, वो डायरेक्ट किसी फंक्शन का डेरिवेटिव बन रहा होता है। जैसे मैंने अभी आपको बताया था कि अगर आपके सामने ये आ जाता है कि आप 1/1 + x² को इंटीग्रेट करें, तो इस पर ना पावर रूल लग रहा है ना कोशेंट रूल लग रहा है, लेकिन ये डायरेक्ट डेरिवेटिव किसका बनता है? tan इनवर्स का। तो ये हम कहते हैं कि डायरेक्ट इसकी जगह पे tan इनवर्स लिख लेंगे हम, और हम ये कहेंगे कि ये चूँकि डेरिवेटिव था किसका? tan इनवर्स का, तो रिवर्स किया तो ये किसका? इसका इंटीग्रल क्या बन गया? tan इनवर्स ऑफ x। इसे कहते हैं रिवर्स रूल। तो 90% चांस है कि पावर रूल, कोशेंट रूल या रिवर्स रूल वाले क्वेश्चन आपके MCQs में आएंगे। एक बात ये, दूसरी बात ये याद रखें आप लोग कि हमेशा इंटीग्रेशन का क्वेश्चन अगर देखने में आपको लेंथी लग रहा है तो थोड़ी सी सिम्प्लिफिकेशन करने से वो एक आसान क्वेश्चन बन जाता है। तो बजाय इसके कि आप उसमें कंफ्यूज होते रहें, थोड़ा सोच लिया करें कि क्या ये सिम्प्लीफाई हो सकता है या इसकी कोई अल्टरनेट फॉर्म भी है। मोस्टली देखा गया है कि जो ट्रिग्नोमेट्री के क्वेश्चंस होते हैं वो देखने में मुश्किल लगते हैं लेकिन होते वो आसान है। मैं अभी उसकी भी एग्जांपल आपको बताता हूँ। देखें, ट्रिग्नोमेट्री में मैं कहता हूँ कि मैंने इंटीग्रेट करना है इसको 1 - cos 2x स्क्वायर रूट में ओवर 1 + cos 2x। अब आप लोग सोच रहे होते हैं कि इसको कैसे इंटीग्रेट करें, इसमें फ्रैक्शन भी है, साइन काज भी हैं, स्क्वायर रूट भी है, तो कंफ्यूज नहीं होना। देखने में मुश्किल लगेगा क्वेश्चन, लेकिन मैंने वही बात की कि थोड़ा सा अपना माइंड आपने इस तरह लेके जाना कि क्या इसकी कोई अल्टरनेट फॉर्म है, क्या इसकी कोई सिम्प्लिफिकेशन हो सकती है? तो येस हो सकती है। फर्स्ट ईयर में आपने पढ़ा है कि ये tan x का फार्मूला होता है, हाफ एंगल फार्मूला। इसकी जगह आपने जब tan x लिख दिया, अब tan x होता है स्क्वायर रूट के अंदर, अगर स्क्वायर रूट नहीं है तो फिर ये tan स्क्वायर का फार्मूला हो जाएगा। अब इसकी जगह जब आपने tan x लिखा है तो मुझे बताएं फिर इसके बाद tan x का इंटीग्रल आज आपने पढ़ा है क्या होता है? नेचुरल लॉग ऑफ सेकेंड x + c। तो जो क्वेश्चन मुश्किल था उसकी जब हमने अल्टरनेट फॉर्म लिखी तो वो क्वेश्चन हमारे लिए आसान हो गया। तो इस तरह कुछ चीज़ें ये होगी। फिर मैंने आज कुछ बातें आपको लेक्चर के दौरान बताई हैं, वो आप रिकॉल कीजिएगा। इंशाल्लाह ये काम करने के बाद एंट्री टेस्ट का कोई भी MCQ आपका इंशाल्लाह रहेगा नहीं। अल्लाह ताला के फजल से इंशाल्लाह आप अच्छी तरह उसको अटेम्प्ट कर सकेंगे एंट्री टेस्ट के अंदर। तो आज का काम यहाँ मैं क्लोज़ करता हूँ। नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह हम डेफिनेट इंटीग्रेशन स्टार्ट करेंगे और चैप्टर का जो रिमेनिंग पोर्शन है वो होगा इंशाल्लाह। तो आज तक के लिए इतना काफ़ी है। अल्लाह हाफ़िज़।